नमस्कार। आज हम जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर के जीवन और उनकी विरासत की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे गुलामी और घोर गरीबी में जन्मे एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन विज्ञान और मानवता की सेवा में लगा दिया। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। हाँ, ये कहानी वाकई सिर्फ प्रेरणादायक ही नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे शुरुआती मुश्किलें किसी के इरादों को फौलादी बना सकती हैं। कार्वर का जीवन सिर्फ उनकी वैज्ञानिक कामयाबियों के बारे में नहीं है, ये नस्लवाद और दूसरी मुश्किलों के सामने एक इंसान के जज्बे की कहानी भी है। और उनका जन्म ही देखें कितनी अनिश्चितता में हुआ। लगभग 1864 मिसूरी में, गुलामी के माहौल में। हाँ, सही तारीख तक किसी को पता नहीं। और वो बचपन का हादसा जब उन्हें उनकी माँ और बहन को अगवा कर लिया गया। हाँ, ये तो अब सोच कर ही हाँ, बहुत दुखद था वो। और हुआ ये कि कार्वर तो किसी तरह वापस मिल गए। अच्छा। शायद किसी अदला बदली में। हाँ, लेकिन अपनी माँ और बहन से उनसे वो फिर कभी नहीं मिल पाए, हमेशा के लिए बिछड़ गए। ओह। उनका पालन पोषण फिर उनके जो पूर्व मालिक थे, मूसा और सुजैन कार्वर, उन्होंने किया। वो खुद भी कोई बहुत अमीर नहीं थे, गरीब ही थे। तो बचपन भी आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। वो बचपन में काफी बीमार रहते थे, कमजोर थे, तो खेतों का जो सख्त काम होता है वो नहीं कर पाते थे। लेकिन शायद इसी वजह से उन्हें प्रकृति के बीच ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिला, और यहीं से पौधों में, कुदरत में उनकी दिलचस्पी जागी। सही कहा। मतलब एक तरह से वहीं से शुरुआत हुई। लेकिन उस जमाने में एक अश्वेत बच्चे के लिए पढ़ना लिखना वो तो अपने आप में एक जंग थी। हाँ, और ये जंग बिल्कुल आसान नहीं थी। आप सोचिए, स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। अच्छा। रहने के लिए अक्सर मेजबान परिवारों पर निर्भर रहना पड़ता था। और फिर वो घटना हुई कैंसस की हाईलैंड यूनिवर्सिटी वाली। हाँ, वो तो कमाल ही था। मतलब पहले दाखिला दिया। हाँ, पहले स्वीकृति मिली, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो अश्वेत हैं, दाखिला रद्द कर दिया गया, मना कर दिया। ये उस समय के नस्लीय भेदभाव का कितना बड़ा सबूत है। बिल्कुल। ये साफ दिखाता है कि हालात कैसे थे। पर इस घटना ने उन्हें तोड़ा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनकी शिक्षा की जो भूख थी वो शायद और बढ़ गई। सही कहा। कई साल वो यहाँ वहां भटकते रहे, गुजारे के लिए छोटे मोटे काम करते रहे। जैसे क्या क्या काम किए उन्होंने? खेतों में मजदूरी की, रसोइये का काम किया, धोबी का काम किया। जो मिला वो किया। कभी कभी तो खलियानों में भी सोना पड़ा उन्हें। ओह। मगर वो सीखने की लगन वो बनी रही, वो कम नहीं हुई। और आखिरकार वो लगन रंग लाई 1890 में आयोवा के सिम्पसन कॉलेज में, है ना? हाँ, सिम्पसन कॉलेज। वहां उन्होंने कला और पियानो सीखना शुरू किया। वो एक अच्छे कलाकार भी बन सकते थे। अच्छा, पियानो भी? मुझे ये नहीं पता था। हाँ, लेकिन उनकी एक टीचर थी, एटा बर्ड। उन्होंने उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा को पहचाना। तो उन्होंने ही उन्हें कृषि पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कहा कि तुम्हारी असली जगह शायद वहां है। तो ये उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था। बिल्कुल। 1891 में वो आयोवा स्टेट एग्रीकल्चरल कॉलेज गए, जो आज आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी है। बहुत बड़ा नाम है। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि वो उस जाने माने संस्थान के पहले अश्वेत छात्र थे। पहले छात्र? हाँ, और बाद में वहीं पहले अश्वेत फैकल्टी सदस्य भी बने। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय के हिसाब से। निश्चित रूप से। उन्होंने वहां से कृषि में ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स डिग्री ली। और उनके काम ने जल्दी ही ध्यान खींचना शुरू कर दिया था, है ना? जैसे मिट्टी सुधार पर, फंगल रोगों पर। हाँ, बिल्कुल। मिट्टी सुधार, पौधों की बीमारियां, फसल की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, इन सब पर उनका शुरुआती शोध काफी महत्वपूर्ण था। उनकी काबिलियत साफ नजर आ रही थी। और इसी काबिलियत को पहचाना फिर बुकर टी वॉशिंगटन ने। हाँ, बिल्कुल। बुकर टी वॉशिंगटन, जो उस समय के एक बहुत प्रभावशाली अश्वेत नेता और शिक्षक थे, 1896 में उन्होंने कार्वर को अलाबामा बुलाया, टस्कीगी इंस्टीट्यूट में। हाँ, टस्कीगी इंस्टीट्यूट। और यहीं से कार्वर के काम का जो असर है वो राष्ट्रीय स्तर पर दिखना शुरू हुआ। टस्कीगी में उन्होंने 40 साल से भी ज्यादा काम किया। हाँ, एक लंबा अरसा। और उनका लक्ष्य क्या था वहाँ? क्या करना चाहते थे वो? उनका लक्ष्य एकदम साफ था। जो दक्षिण के गरीब अश्वेत किसान थे, उनकी जिंदगी बेहतर बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। कैसे? क्या तरीके अपनाए उन्होंने? देखिए, उन्होंने किसानों को सबसे पहले तो जमीन को बेहतर बनाने के तरीके सिखाए, मिट्टी की सेहत सुधारना। ओके। और सबसे अहम बात, उन्होंने किसानों को सिर्फ कपास जैसी एक नकदी फसल पर निर्भर रहने से हटने को कहा। अच्छा, विविधीकरण। हाँ, फसल विविधीकरण और चक्रीकरण, क्रॉप रोटेशन। उन्होंने मूंगफली, शकरकंद, सोयाबीन जैसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया, जो मिट्टी के लिए भी अच्छी थी।
लेकिन सिर्फ उगाना ही काफी नहीं था ना, बाजार भी तो चाहिए। बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर कार्वर की प्रतिभा सामने आती है। उन्होंने सिर्फ फसलें उगाने को नहीं कहा, बल्कि उन फसलों के, खासकर मूंगफली और शकरकंद के, सैकड़ों नए उपयोग खोज निकाले। सैकड़ों? हाँ, अब सोचिए, खाने की चीजों से लेकर कॉस्मेटिक्स, पेंट, स्याही, प्लास्टिक, गोंद, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। करीब 300 उपयोग मूंगफली से और 100 से ज्यादा शकरकंद से। अविश्वसनीय। तो इसका मकसद ये था कि किसानों को उनकी उपज का बाजार मिले, सही दाम मिले। बिल्कुल। ये सिर्फ खेती सिखाना नहीं था, ये आर्थिक आजादी का रास्ता दिखाना था, आत्मनिर्भरता का मंत्र था। तो ये कहानी है गुलामी से उठकर, नस्लवाद जैसी भयानक बाधाओं से लड़कर, ज्ञान की ताकत से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने की। हाँ। इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपनी विनम्रता, अपनी सेवा की भावना, उसको कभी नहीं छोड़ा। कभी नहीं। उनका दर्शन ही यही था। वो मानते थे कि विज्ञान का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि निजी फायदे के लिए। उनका मानना था कि ज्ञान जो है वो ईश्वर का दिया हुआ है, उसे बांटा जाना चाहिए, उसे बेचा नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने अपने ज्यादातर आविष्कारों को पेटेंट तक नहीं कराया। हाँ, यही तो खास बात है। उन्होंने कहा, ईश्वर ने ये मुझे दिया है, मैं इसे दूसरों को कैसे बेच सकता हूँ। आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल लगता है। कितनी निस्वार्थ भावना थी। बिल्कुल। तो कार्वर की कहानी सिर्फ वैज्ञानिक खोजों की एक लंबी लिस्ट नहीं है, ये मुश्किल हालात में इंसान के हौसले की कहानी है। हाँ। ये ज्ञान को साझा करने की, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने की एक मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि असली ज्ञान, असली शिक्षा वो है जो बांटी जाए और दूसरों के काम आए। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि असली विरासत आखिर है क्या? क्या वो पैसा और शोहरत है जो हम जमा करते हैं, या फिर वो असर है जो हम दूसरों की जिंदगियों पर छोड़ जाते हैं? बिल्कुल। कार्वर का जीवन यकीनन दूसरी बात का एक बहुत शक्तिशाली प्रमाण है, और ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको शायद थोड़ा और सोचना चाहिए।